हाकिम जुबैनी ने दोनों स्त्रियों को बादशाह का आदेश बता दिया और उन्हें चुपके से कुछ अशफियां पकड़ा दी ताकि वे कुछ दिन गुजारा कर सकें। इसके बाद दोनों माँ बेटी फकीरों सी हालत में एक नगर से दूसरे नगर आश्रय की तलाश में भटकती रहीं। दोनों जैसे तैसे किसी पेड़ के नीचे रात गुजारती और दिन भर शहर शहर भटकती रहती। कई नगर भटकने पर भी जब दोनों को किसी ने सिर छिपाने तक की जगह नहीं दी तो दोनों गनीम का पता पूछती पूछती बगदाद की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर कारागार में बंद फितना दिन रात रोती रहती। कोठरी बादशाह के निवास स्थान के पास ही थी, तो वहां से गुजरते हुए बादशाह को फितना की रोने की आवाज आती रहती। एक दिन बादशाह ने फितना को रो रोकर गनीम को निर्दोष बताकर खलीफा हारून रशीद से शिकायतें करते सुना। फितना का विलाप सुनकर बादशाह को अपने न्याय पर शक होने लगा। बादशाह ने सोचा कि अगर फितना की बात सच है तो उसके कारण दंड भोगने वाली गनीम की मां व बहन के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। बादशाह ने राजमहल के मुख्य अधिकारी मसरूर को अपने कमरे में बुलाया और उसे फितना को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। बादशाह के कहे अनुसार मसरूर फितना को कारागार से निकालकर बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने फितना से पूछा कि क्या सच में उसने किसी निर्दोष को सजा दी है और उससे पूरी बताने के लिए कहा। फितना को पता चल गया कि बादशाह ने जरूर उसे विलाप करते हुए सुन लिया होगा। फितना ने बादशाह के सामने सिर झुकाते हुए उससे बताया कि कैसे गनीम ने उसकी जान बचाई और खलीफा की प्रिय होने का पता चलने पर उसका आदर सत्कार किया। फितना की बात सुनकर बादशाह ने कहा कि अगर यह सच है तो तुमने इतने समय बाद ही क्यों पत्र लिखा और पहले क्यों चुप रही। इस पर फितना ने कहा कि गनीम को अपनी पूरी संपत्ति मेरे जिम्मे छोड़ कर गए हुए 1 महीना बीत गया था और मुझे आपके आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जब एक सेविका से मुझे आपके महल लौटने का पता चला तो मैंने तुरंत पत्र भिजवाया। बादशाह को फितना की बात पर विश्वास हो गया। बादशाह को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। बादशाह ने कहा कि मैंने गनीम, उसकी मां और बहन के साथ अन्याय किया है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वे मुझे माफ कर दें। इस पर फितना ने बादशाह से कहा कि सर्वप्रथम आप गनीम और उसकी मां बहन को माफ करने को लेकर आदेश जारी करें, तो हो सकता है कि वह ये खबर सुनकर लौट आए। खलीफा ने फितना की बात पर हामी भरते हुए तुरंत अपराध माफी की घोषणा करवाई। बादशाह की घोषणा के कई दिनों बाद भी जब गनीम का कुछ पता नहीं चल पाया तो फितना ने बादशाह से स्वयं गनीम को खोजने की विनती की, जिसे खलीफा ने स्वीकार कर लिया। बादशाह की अनुमति मिलने के बाद अगले ही दिन फितना अशफियों से भरा थैला लेकर गनीम को खोजने निकल पड़ी। फितना ने संतों फकीरों को दान दिया और आशीर्वाद लिया। इसी दौरान फितना को एक सेवक मिला जो दिन दुखियों की सेवा और मदद किया करता था। फितना ने उससे अशफिया देकर नेक काम में लगाने के लिए कहा। फितना की वेशभूषा देखकर ही वह समझ गया था कि वह राजमहल की स्त्री है। उस व्यक्ति ने फितना से कहा कि अगर वो अपने हाथों से दान करेगी तो उसे पुण्य मिलेगा, क्योंकि कल ही 2 स्त्री या उनके पास आए हैं जिनकी स्थिति बेहद दयनीय है। उसकी बात सुनकर फितना ने उसे उन स्त्रियों के पास ले जाने के लिए कहा। फितना अपनी शाही सवारी के साथ उसके पीछे पीछे उसके ठिकाने की ओर चल पड़ी। वह सेवक फितना को अपने घर ले गया। उसके आवाज देने पर उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने शाही वस्त्रों में फितना को देखकर उसकी पत्नी चौंक
गई और उसके सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन करने लगी। फितना ने सेवक की पत्नी की ओर ध्यान न दिया और सीधे उन दो स्त्रियों के पास पहुंची और उनका हाल जानने लगी। फितना ने उनसे कहा कि वह उनकी सेवा करने आई है और पूछा कि वे कौन है और उनकी ये हालत कैसे हुई है। फितना ने दोनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। फितना की बात सुनकर दोनों रोने लगी और रोते रोते अपनी पूरी कहानी फितना को सुनाने लगी। दोनों स्त्रियों ने बताया कि वह दमिश्क की रहने वाली है और उनके बेटे का नाम गनीम है। दोनों ने अपनी पूरी आप बीती फितना को सुनाई। दोनों की सच्चाई जानकर फितना हैरान रह गई। उसने रोते हुए उन्हें बताया कि जिस स्त्री के कारण उनके बेटे और उन्हें इतने दुख झेलने पड़े हैं, वो खुद उनके सामने खड़ी है। फितना ने गनीम की माँ और बहन को बताया कि बादशाह ने उन सभी का अपराध माफ कर दिया है और मेरी जान बचाने के लिए वे गनीम से मिलकर उसे इनाम व सम्मान देना चाहते हैं। आगे फितना ने कहा कि बादशाह ने कहा है कि वह गनीम के मिलते ही हम दोनों का विवाह करवा देंगे, इसलिए आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। फितना की बात सुनकर गनीम की मां ने उसे रोते रोते गले से लगा लिया। तीनों स्त्रियां आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उस सेवक ने आकर बताया कि कुछ देर पहले ऊंटवाले को एक युवक मिला है जो बहुत कमजोर है और बार बार बेहोश हो रहा है। दलाल ने बताया कि वह ऊंटवाला युवक को उसके औषधालय में लाया है। ये सुनकर फितना ने उसके साथ औषधालय जाने की इच्छा जताई। फितना को संदेह था कि वह शख्स गनीम हो सकता है। फितना के कहने पर वह सेवक उसे अपने साथ ले गया। औषधालय पहुंचकर फितना ने देखा एक बेहद दुर्बल शरीर का मरीज बिस्तर पर पड़ा है, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है और हड्डियां निकल आई हैं। गौर से देखने पर फितना ने उसे पहचान लिया कि वह गनीम ही था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर फितना रोने लगी, तो उस सेवक ने उसे वहां से बाहर भेजकर गनीम का इलाज करना शुरू किया। फितना बाहर आने के बाद सीधा गनीम की मां और बहन के पास पहुंची और उन्हें बताया कि वह युवक गनीम ही है और वह जीवित है। तीनों ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और उसकी सलामती की दुआएं मांगने लगी। वहां उस सेवक ने गनीम के होश आने पर उसे बताया कि बादशाह ने उसे क्षमा कर दिया है और फितना समेत उसकी मां व बहन उसके घर पर है। गनीम की मां व बहन से मिलने के बाद फितना बादशाह को संदेश देने के लिए महल की ओर चल दी। महल पहुंचकर फितना ने संदेश भिजवाकर बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। फितना का संदेश मिलते ही बादशाह तुरंत उसके पास पहुंचे। फितना ने बादशाह को गनीम उसकी